मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा बर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग देखें कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोगों को पॉइंट 4.8 किताब में, इस किताब में हम लोगों को चैप्टर 4.8 पढ़ना है। ठीक, अब 4.8 क्या है इसको हम लोग देखें। 4.8 है वक्र। वक्र अब वक्र क्या होता है, पहले तो हम लोगों ने यह सीखा कि दो बिंदुओं के बीच खींची गई सरल रेखा, सीधी रेखा, उन दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी होती है। और इन बिंदुओं को मिलाने के लिए हम लोग ऐसे करके भी मिला सकते हैं। यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे मिला सकते हैं, इसको यहाँ से ला करके ऐसे मिला सकते हैं। मिलाने के तमाम प्रकार हैं, लेकिन दो बिंदु जब एक दूसरे से मिलाए जाते हैं तो उनके बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वह उनके बीच में खींची गई सरल रेखा की लंबाई होती है। अब वक्र वह रेखा है, वक्र का आपकी किताब में भी दिया हुआ है, जो सीधा न हो। तो सीधा तो ये हुआ, ये सब क्या है, ये टेढ़ा है, ये सब क्या है, टेढ़ा है, ये सब क्या है, टेढ़ा है। और वक्र का मतलब यह है कि वह सीधा न हो। वक्र का मतलब सीधा न हो। अब हमको जब आगे गणित पढ़नी है तो उसमें वृत्त आता है, वृत्त आता है। फिर एक चीज़ और आपकी किताब में, हम लोगों की किताब में वो कह रहा है कि सरल वक्र इन्होंने कहा है। सरल वक्र एक टर्मिनोलॉजी आई है, एक शब्द आया है सरल वक्र। सरल वक्र कह रहे हैं कि जब एक वक्र अपने को एक जगह मिलाता है तो वह सरल वक्र होता है, और जो नहीं मिलाता है वह खुला वक्र होता है। ये कह रहे हैं गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। अब गणित की जहाँ तक इन्होंने बात किया है, यह कह रहे हैं कि गणित में वक्र सीधा भी हो सकता है, इसको भी ये वक्र का नाम दे रहे हैं। चलिए, इसका भी कहीं आगे उपयोग होगा, हम लोग करेंगे। फिर यह कह रहे हैं जो वक्र स्वयं अपने को काट रही है, यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र, सिंपल वक्र कहलाती है। जो वक्र एक दूसरे को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक चिन्ह बना रहे हैं, ऐसे हो गया, तो एक दूसरे को ये काट नहीं रहे हैं, ये क्या हो गया, यह सरल वक्र हो गया। क्या हो गया, सरल वक्र हो गया। जैसे सरल वक्र में सीधी रेखा भी ले रहे हैं, ऐसे, इसको भी क्या कर रहे हैं, यह सरल वक्र है। मतलब यह एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहा है।
तो ये सब सरल वक्र है। और हम लोगों का सब्जेक्ट जो है आगे चल करके वक्र ही होगा, सरल वक्र नहीं होगा। यह केवल आपको समझाया जा रहा है कि सरल वक्र का मतलब क्या होता है। अब आगे है 5 सरल वक्र बनाइए और 5 वक्र बनाइए जो सरल न हो। तो सरल वक्र कौन है? सरल वक्र वह है जो एक दूसरे को नहीं काटता है, और जो वक्र है वह एक दूसरे को काटते हैं। तो 5, पहले तो हम लोग सरल वक्र का ये कर लें। पहले हम लोग 5 सरल वक्र बनाइए। सरल वक्र का मतलब कि जो एक दूसरे को न काटे। चलिए भाई, हम लोग आपका सरल वक्र का उदाहरण ऐसे 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 ये हो गया, फिर यूं 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 हो गया, कहीं नहीं काट रहा है। फिर ये ऐसे टेढ़ा करके ऐसे बना दिए, फिर गोला करके इसको ऐसे आपने कर दिया, फिर इसको गोला करके आपने ऐसे कर दिया। घुमाते रहिए, यह सब सरल वक्र है। और फिर ये क्या कह रहे हैं? और 5 वक्र बनाइए। यह सीधी रेखा भी वक्र है। ये एक हमारा वक्र का उदाहरण हो गया, एक ये वक्र का उदाहरण हो गया, फिर ये एक हमारा वक्र हो गया, एक एकदम गोला जो है वक्र हो गया, फिर ऐसे 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 यह एक वक्र हो गया। कुछ भी खींचा जा सकता है। आपकी पाठ्य पुस्तिका में, हम लोगों की पाठ्य पुस्तिका में भी कुछ उसका उदाहरण दिया है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि इसमें बस हम लोग जितना इसको पढ़ेंगे उतना ही यह थोड़ा हम लोगों की जानकारी अच्छी होगी। हम लोगों को फिर देखें क्या पढ़ना है। एक आकृति में स्थितियाँ। एक टेनिस कोर्ट की कल्पना कर रहे हैं। टेनिस कोर्ट कैसा होता है? 18 मीटर लंबा होता है। ठीक, बीच में नेट हो गया। यहाँ एक लाइन होती है, यहाँ एक लाइन होती है। खिलाड़ी यहाँ से सर्व करता है, एक खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी यहाँ से सर्व करता है। ये हम लोगों का नेट है। ठीक, अब 3 चीज़ें हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बाल के लिए, कुछ माने जो भी परिस्थिति हो, 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या? पहली चीज़ तो कोई भी खिलाड़ी इस कोर्ट के अंदर रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यह इसके भीतर हो गया। इसको अभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं। अब देखिए, यह उदाहरण से हम लोगों को समझा रहे हैं। इसकी उपयोगिता आगे होगी, जहाँ हम लोग और समझेंगे और उस पर सवाल लगाएंगे, काम करेंगे। जो खिलाड़ी इसके अंदर होगा, इसको कहा जा रहा है कि यह कोर्ट के अभ्यंतर है। क्या है? कोर्ट के अभ्यंतर है। फिर वह इस सीमा पर भी रह सकता है, लाइन पर रह सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? परिसीमा कह रहे हैं। परिसीमा। और कोर्ट के बाहर भी रह सकता है आदमी, इसको वह बहिर्सीमा कह रहे हैं। अंदर, बाउंड्री पर और बाहर, ये 3 शब्द हम लोगों को दे रहे हैं। वक्र की परिसीमा ये कह भी रहे हैं। वक्र का अभ्यंतर, इंटीरियर, अंदर का भाग। वक्र की सीमा वक्र पर। ठीक, वक्र में सीधी रेखा भी कह रहे हैं कि वक्र भी सीधी रेखा है, हम लोगों से है, क्योंकि वह भी कुछ स्थान घेरेगी, तमाम चीज़ें हैं, वह कुछ निर्माण करेगी।
तो यहाँ पर ये सीधी रेखा, सीधा वक्र जो है, इसने कोर्ट का निर्माण किया है। कोर्ट के अंदर जो है यह अभ्यंतर हो गया, यह परिसीमा हो गया और यह बहिर्भाग हो गया, बाहर वाला हो गया। वक्र का बहिर्भाग, एक्सटीरियर, बाहर का भाग। फिर ये तमाम उदाहरण दिए हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। अब ये कह रहे हैं बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज है, नीचे दी हुई आकृतियाँ ये सब बहुभुज के उदाहरण हैं। इनको पॉलीगॉन्स भी कहा जाता है। ये अतः एक आकृति चतुर्भुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। 10 अलग आकृतियों वाले बहुभुज बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बहुभुज, देखिए हम लोगों को सीधे वक्र से वो बहुभुज पर आ गए, कोण पर आ गए, और अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्भाग में उन्होंने हम समझाया। अब हम लोगों को ये बहुभुज बतला रहे हैं। बहुभुज का मतलब है वह क्षेत्र जो सीधी सरल रेखाओं से घिरा हुआ हो, वह बहुभुज होगा। और इसमें कम से कम 3 भुजाएं हों। अब यहाँ आगे नहीं दिए हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। 3 भुजाएं ही किसी क्षेत्र को क्या कर सकती हैं, घेर सकती हैं। 2 रेखाएं, या फिर एक रेखा यूं यूं, फिर एक रेखा ऐसे, मतलब 2 रेखाएं किसी क्षेत्र को नहीं घेर सकती। जब भी घेरेंगी तो 3 सरल रेखाएं ही किसी क्षेत्र को घेर सकती हैं। तो यह बहुभुज का उदाहरण है, मतलब कई भुजाओं वाला क्षेत्र है। तो बहुभुज में क्या है, एक त्रिभुज हो गया, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये वर्ग, आयत, कुछ भी हो गया, इसमें 4 भुजा हो गया। पंचभुज, पंचभुज ले लीजिए, पंचभुज हो गया। खटभुज, खटभुज ले लीजिए जिसकी 6 भुजाएं हों। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाएं। सप्तभुज, जिसकी 7 भुजाएं होंगी वह सप्तभुज होगा। अष्टभुज, जिसकी 8 भुजाएं, जिस क्षेत्र की 8 भुजाएं होंगी वह अष्टभुज होगा। मतलब ये बहुभुज की तमाम हम लोग क्या कहते हैं, उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हम लोगों को जानना चाहिए। अतः 3 अथवा अधिक भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हम लोगों को बहुभुज के रूप में सामने दिखाई देता है। अब ये कह रहे हैं इन्हें कीजिए, ये कुछ कह रहे हैं। क्या है भाई, माचिस की निम्न की सहायता से एक बहुभुज बनाने का प्रयास कीजिए। माचिस की 5 तीलियाँ, 5 तीलियाँ से क्या बनेगा, पंचभुज बनेगा। जैसे एक तिल्ली ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई, 5वीं ये हो गई। क्या हो गया, 5 तिल्ली हो गई, 1 2 3 4 5। इसका हम लोग नामकरण भी करते हैं। यह हो गया ये BCD E। नामकरण केवल ABCD ही नहीं, क ख ग घ कुछ भी रख लीजिए, त थ द ध, MNOP ST UV, कुछ भी रखा जा सकता है। बस ये जानिए कि इसका हम लोगों को एक नाम रखना होता है। फिर क्या है, माचिस की 4 तीलियाँ, 4 तीली ले लीजिए। ये होगी 1 तीली, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। 4 तीलियों से क्या बना, चतुर्भुज बना। फिर क्या है, माचिस की 3 तीलियाँ, माचिस की 3 तीलियों में से 1 तीली ये हुई, 1 तीली ये हुई और 1 तीली ये हुई।
इससे क्या बना हम लोगों का? त्रिभुज बना। और फिर कह रहे हैं माचिस की दो तीलियाँ मिल करके किसी भी क्षेत्र को घेरेंगी नहीं, कोण बनाएंगी, जिसके विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसका उदाहरण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बनाना है, हम लोग बना लिए। ठीक, अब देखें हम लोगों को आगे क्या पढ़ने के लिए कह रहे हैं। भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण, ये पंचभुज बना करके उन्होंने शीर्ष, भुजाओं के विषय में और विकर्ण के विषय में लिखा है। तो पंचभुज मैं पहले बाद में बनाऊंगा, पहले मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूँ, फिर पंचभुज बनाऊंगा। यह देखिए, यह क, ख, ग, घ, यह चतुर्भुज है। ये चारों को, इन चारों भुजाओं को इनकी भुजा कहा जाता है। 1 2 3 4 ये इसकी भुजाएं हैं। फिर दो रेखाएं जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं, घ क और क ख कहाँ मिल रही हैं? क बिंदु पर। तो ये इनका शीर्ष हुआ। और किसी भी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, एक यहाँ हो गया, 2 रेखाएं यहाँ मिल रही हैं ख पर, तो इस रेखा और इस रेखा के लिए यह शीर्ष हो गया। फिर इस रेखा और इस रेखा के लिए ग शीर्ष हो गया। फिर इस रेखा और इस रेखा के लिए यह शीर्ष हो गया। मतलब 4 शीर्ष बनेंगे चतुर्भुज में। और एक शीर्ष से, सामने वाले एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने पर, जैसे हम लोगों ने इसको मिलाया, ठीक, ये भी एक रेखा बनी ना, इस रेखा को हम लोग विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ये भुजा हो गया, यह शीर्ष हो गया, जहाँ जहाँ 2 रेखाएं मिलती हैं। रेखा गणित में बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ भी 2 सरल रेखाएं मिलेंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी, वह उनका शीर्ष होगा। क्या होगा? शीर्ष होगा। बस याद हम लोगों को करना है कि 2 सरल रेखाएं जहाँ एक जगह मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह उन रेखाओं का शीर्ष होता है। फिर अब एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली सरल रेखा, अब देखिए यह शीर्ष और यह शीर्ष, ये भी तो है। कहिए कि इसको भी तो मिला रहे हैं, इसको भी आप विकर्ण कहेंगे? नहीं, ठीक सामने वाला, इसके ठीक सामने, ये तो इसके पैरेलल है, इसको भी मिला देंगे, यह भी एक विकर्ण है। जैसे क ग विकर्ण है, वैसे ही ख घ अथवा घ क ख भी एक विकर्ण है। अब पंचभुज से इन्होंने उदाहरण दिया है। पंचभुज ये बनाए हैं, पंचभुज हो गया 1 2 3 4 5, और पॉइंटिंग कर दीजिए इसका, A B C D E। अब हम लोग शीर्ष पढ़ चुके हैं। जैसे यह रेखा और ये रेखा यहाँ मिल रही है, तो ये एक शीर्ष हुआ। फिर यह रेखा और यह रेखा यहाँ मिल रही है, तो यह एक शीर्ष हुआ। फिर ये रेखा और ये रेखा यहाँ मिल रही है, तो ये शीर्ष हुआ। मतलब ये जहाँ जहाँ रेखाएं मिलेंगी, वह क्या होगा? हम लोगों के लिए शीर्ष होगा। और ये सारी क्या होंगी? भुजाएं होंगी। इस पंचभुज की ये सभी भुजाएं हैं। क्या हैं? भुजाएं हैं। फिर अब देखिए,
इसके भी विकर्ण होते हैं, इसके भी विकर्ण होते हैं। जैसे इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया जा सकता है, ठीक, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया जा सकता है, और हम लोग कहीं नहीं मिला सकते, ठीक। तो ये सब विकर्ण कहे जाएंगे। वैसे ही इससे जो है B से आप D को मिलाएंगे और B से आप E को भी मिला सकते हैं, यह भी एक विकर्ण हुआ। फिर C से हम लोग इसको मिला सकते हैं, और एक तो मिला हुआ ही है। वैसे ही D से इसको और इसको मिला दिया गया है, यह हो गया है। मतलब एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को जब मिलाया जाता है, यहाँ सरल रेखा को छोड़ करके सामने वाले शीर्ष को जब मिलाया जाता है, तो मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक चीज़ और बताया है। जैसे यह रेखा है, तो रेखा के लिए कह रहे हैं क्या, रेखा AB जब हमको लिखना होगा तो हम लोग कहेंगे AB और उसके ऊपर ऐसे खींच देंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि रेखा, नहीं, AB मीन्स रेखा। ऐसे AB लिख करके और ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि यह रेखा है। रेखा AB, फिर रेखा BC, फिर रेखा CD, फिर रेखा DE, फिर रेखा EA। अच्छा, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग रेखा AB ही लिखेंगे, नहीं, इसको BA भी लिखेंगे। लेकिन जब हमको शीर्ष की बात आएगी, B शीर्ष की बात आएगी कि B शीर्ष से कौन कौन सी रेखाएं मिल रही हैं, इस शीर्ष से इस शीर्ष की रचना कैसे हो रही है, किन दो रेखाओं के मिलने से हो रही है, तो एक रेखा ऐसे, दूसरी रेखा ऐसे आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे AB, रेखा AB और रेखा CB। ठीक, देखिए ABCB, मतलब ये दोनों B पॉइंट पर मिल रही हैं। वैसे ही जब C को हम लोगों को बताना होगा तो हम लोग बताएंगे BC रेखा और DC रेखा। ठीक ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम लोग इस चीज़ को समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलें। अब आगे देखा जाए ये क्या कह रहे हैं। देख रहे हैं कि आसन्न भुजाएं, एक्सुजेंट आर्म्स, आसन्न भुजाएं, जैसे ठीक, तो हम लोग नाम लिखे थे ABCDE। अब इस बिंदु के लिए, इस शीर्ष के लिए, इस शीर्ष के लिए आसन्न भुजा क्या होगी? जहाँ दो भुजाएं एक दूसरे पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जैसे A बिंदु पर मिली, तो A बिंदु के लिए आसन्न भुजा हो जाएगी BA और EA। ये आसन्न भुजाएं हो जाएंगी इसके लिए। वैसे ही इसके लिए क्या होगा? AB और BC, ये हो जाएगा। वैसे इसके लिए क्या होगा? AC और BC। ठीक ना? मतलब ये दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं उभयनिष्ठ बिंदु पर, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जहाँ दो मिल रही हैं, वह यह इनके लिए, जैसे
यह मान लीजिए ए बी सी है, तो यह रेखा ए बी और सी बी के लिए उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? बी है। क्यों है बी? इसलिए है कि ये दोनों रेखाएं यहीं मिल रही हैं, इनके लिए भी यह इसका अंतिम बिंदु है, तो इसके लिए भी इसका अंतिम बिंदु है, यहीं आकर मिल रही हैं, इसके लिए इसका अंतिम है, इसके लिए इसका अंतिम बिंदु है। अतः यह जो है क्या कहा जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाएगा। उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलने से वह रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहे जाते हैं। अब एक चीज़ और, जो आसन्न नहीं होते हैं, जैसे ये और ये, तो ये बिंदु आसन्न हुआ। जो बिंदु आसन्न नहीं है इसको उन्होंने परिभाषित किया है हम लोगों के लिए, आसन्न बिंदुओं को छोड़ करके अब इसके ठीक सामने वाले को मिलाएंगे तो ये विकर्ण है। विकर्ण के विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और कई चित्र बनाने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार से यह हम लोगों का ख़त्म हुआ। अब आएगा प्रश्नावली 4.2। ठीक है, इसको आगे अगले क्लास में हम लोग हल करेंगे। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।